हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के इंडक्शन मशीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यू को करेंगे। ये सारे जो एमसीक्यूज है डिफरेंट एग्जाम जैसे कि गेट, ईएससी, स्टेट के एग्जाम्स, एई, जेई, सारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थ्री फेज 4 पोल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज 36 स्टेटर एंड 28 रोटर स्लॉट्स। द नंबर ऑफ फेजेस इन द रोटर इज। रोटर में कितने फेजेस होने चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जो स्टेटर पे है हम लोग 3 फेज सप्लाई डालते हैं, तो रोटर में भी कंडीशन है कि 3 फेज होना चाहिए वो सर्किट, जिससे कि क्या होता है, रोटेटिंग फील्ड से इफेक्टिवली इंटरेक्ट करता है। यानी कि स्टेटर का जो रोटेटिंग फील्ड है वो रोटर के रोटेटिंग फील्ड से इफेक्टिवली इंटरेक्ट करता है और एक यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इसी के लिए नंबर ऑफ फेजेस रोटर में कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटर स्लॉट्स आर स्लाइटली स्क्यूड इन स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर 2। जो रोटर स्लॉट होते हैं स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर में, देखिए दो टाइप के इंडक्शन मोटर होते हैं दोस्तों। एक होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिसको हम लोग वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, और एक होता है स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर। इसे स्क्विरल गेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि एंशिएंट टाइम में जो स्क्विरल केज होते थे वो इसी टाइप के होते थे। तो उसमें क्या होता है, रोटर बार्स को सिलिंड्रिकल शेप में इस तरह से इनकी कास्टिंग की जाती है और साइड में एंड रिंग लगाया जाता है। एंड रिंग लगा के इसको एक से इस ढांचे में डालते हैं, जिसको हम लोग स्क्विरल गेज बोलते हैं। तो वो जो रोटर है वो स्क्विरल गेज टाइप का होता है। दोनों में एसेंशियली डिफरेंस ये है दोस्तों कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो है 3 स्लिप रिंग्स लगे रहता है, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फास्फोरस ब्रॉन्ज का होता है। वो स्लिप रिंग्स में हम लोग एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, जिससे कि मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर में क्वेश्चन में कह रहा है ये कि स्क्यूड क्यों होता है। तो स्क्यूड क्यों होता है क्योंकि हम लोग को रिड्यूस करना होता है मैग्नेटिक हम और लॉकिंग ऑफ रोटर। होता है क्या दोस्तों, देखिए रोटर और स्टेटर में सेम नंबर ऑफ पोल्स होता है। तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो रोटर का फ्लक्स लाइन है और स्टेटर का फ्लक्स लाइन है वो एक दूसरे से डायरेक्टली अपोजिट में होता है। तो उससे क्या होता है कि नेट जो टॉर्क होता है वो जीरो होता है। तो रोटर क्या होता है, स्टार्ट होना ही नहीं चाहता है। तो उससे क्या होता है कि मोटर स्टॉल हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोटर बार को स्क्वीड करते हैं। आपको नेक्स्ट फिगर में मैं दिखाऊंगा। उसको हम लोग स्क्वीड करते हैं। स्क्वीड करने से क्या होगा कि उससे क्या होता है कि जो लॉकिंग है वो अवॉइड हो जाती है। उस लॉकिंग को हम लोग कहते हैं कॉगिंग बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स में उसे कॉगिंग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्क्वीड करने से क्या होता है, मैं फिगर में आपको बताता हूँ। देखिए इसको स्क्वीड करने से क्या होता है, स्क्यू करने से क्या होता है कि हमने क्या किया है यहाँ पर कि जो रोटर है उसको डायरेक्ट एक लाइन पे नहीं रखा है बार्स को, उसको स्लाइटली एक एंगल बना के रखा है। तो अगर आप स्टेटर को इमेजिन कीजिएगा, इसके ऊपर से अगर स्टेटर को इमेजिन कीजिएगा, बीच में एयर गैप है, तो स्टेटर के जो कंडक्टर्स है वो हॉरिजॉन्टल है और ये थोड़ा इंक्लाइंड है। तो इसका मतलब है क्या कि स्टेटर के एक कंडक्टर को रोटर का एक से ज्यादा कंडक्टर कट कर रहा है ना। मतलब कि रोटर का एक कंडक्टर स्टेटर के 2 कंडक्टर्स को कट कर रहा है। आप इसको देख सकते हैं ऐसे, मान लीजिए कि ऐसे स्टेटर का 2 कंडक्टर है, 3 कंडक्टर है, तो उसको एक कंडक्टर रोटर का कट करेगा। तो एक से ज्यादा होता है तो उसके लिए क्या होता है, ये जो फिनोमेना है, जो कॉगिंग की फिनोमेना है, वो कॉगिंग की फिनोमेना खत्म हो जाती है। तो स्क्रूइंग करने से हमें क्या होता है कि लॉकिंग जो है रोटर का वो रुक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्यूइंग इज यूज्ड इन इंडक्शन मोटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस टॉर्क ड्यू टू। किसके लिए? तो वो स्लॉट हार्मोनिक्स का होता है। पता है क्या दोस्तों कि जो स्लॉट हार्मोनिक्स होता है, तो कि हार्मोनिक्स हमारे पास किसी भी सर्किट में एक अनवांटेड सिग्नल होता है। उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ टाइम्स होता है, और एम्पलीट्यूड 1/3, 1/5, 1/7 ऐसे करके होता है। तो हार्मोनिक्स जो स्लॉट हार्मोनिक्स होता है, तो होता है क्या है कि जब भी वोल्टेज में अगर हार्मोनिक्स रहा, तो सप्लाई वोल्टेज का जो हार्मोनिक्स है अगर वो मैच कर गया स्लॉट के हार्मोनिक्स से, तो टॉर्क मॉड्यूलेशन की फिनोमेना होती है। तो टॉर्क मॉड्यूलेशन होने से क्या होता है, कॉगिंग हो जाता है, वो मोटर वहीं पर वाइब्रेट करने लगता है, वो रोटेट नहीं हो पाता है। तो इसी के लिए स्लॉट हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए स्क्यूइंग का यूज किया जाता है। तो ये सारे पर्पस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement regarding skewing of rotor bars in a squirrel cage induction motor are correct? It prevents cogging, जैसा हमने पहले देखा कि वो मैग्नेटिक लॉकिंग को रोकता है। इट प्रोड्यूसेस मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, बिल्कुल सही, ज्यादा यूनिफॉर्म टॉर्क रहता है उसमें। इट इंक्रीजेस स्टार्टिंग टॉर्क, ये नहीं है, ये हम लोग आगे देखेंगे। इट रिड्यूसेस मोटर हम ड्यूरिंग ऑपरेशन, मोटर हम को भी कम करता है, यानी नॉइज को भी कम करता है उससे।
तो इसके हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रूइंग ऑफ रोटर इन थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रिड्यूसेस, वो क्या रिड्यूस करता है? तो वो रिड्यूस करता है नॉइस को, पैरासाइटिक टॉर्क को, यानी कि जो हार्मोनिक इसमें इंक्लूडेड होता है उस टॉर्क को, नॉइस को, साउंड को, स्टार्टिंग टॉर्क को भी वो रिड्यूस करता है और पुल आउट टॉर्क को भी रिड्यूस करता है। होता क्या है दोस्तों, देखिए स्क्यूड जो रोटर होता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन किया है कि वो पैरेलल नहीं होता है स्टेटर का। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके जो रोटर कंडक्टर्स होते हैं, जो इस तरह का मान लीजिए कि रोटर है, तो उसके कंडक्टर्स है वो इस एक्सिस के पैरेलल नहीं है, उसके कंडक्टर्स कुछ इस तरह से इंक्लाइंड में है। तो क्या होता है कि इसमें जो फ्लक्स लिंकेज होता है स्टेटर और रोटर के बीच में वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाता, कहीं पर फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होता है, कहीं पर फ्लक्स लिंकेज कम होता है। तो उससे उससे क्या होता है कि जो आपस में उसका जो लीकेज रिएक्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो ज्यादा लीकेज रिएक्टेंस होने से क्या होता है कि पहले जो टॉर्क में फ्लक्स की जो एफिशिएंसी थी, तो फ्लक्स लिंकेज की जो एफिशिएंसी थी वो थोड़ी कम हो जाती है, तो यूनिफॉर्म नहीं है। तो लिंकेज की एफिशिएंसी जो कम हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारा फ्लक्स है वही डिराइव करता है टॉर्क टॉर्क को। तो स्टार्टिंग में जो उसकी टॉर्क है थोड़ी सी कम हो जाती है, और पुल आउट टॉर्क भी थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी मैक्सिमम टॉर्क भी इससे कम हो जाती है। स्क्यूइंग करने से नॉइस तो घटता ही है, पैरासाइटिक टॉर्क भी घटता है, लेकिन इसका स्लाइट डिसएडवांटेज है कि स्टार्टिंग टॉर्क और पुल आउट टॉर्क भी थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इनके जो कमी है उसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए। इसी के लिए इसके एडवांटेज को हमें पहले लेना पड़ता है, ये जो डिसएडवांटेज है उसके मुकाबले में बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर स्क्यूइंग ऑफ रोटर स्लॉट रिड्यूसेस, स्क्यूइंग करने से क्या रिड्यूस होता है? पैरासाइटिक टॉर्क रिड्यूस होता है, नॉइज भी रिड्यूस होता है, पुल ऑफ टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क भी स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्क्यूइंग रोटर्स इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड केज रोटर में, तो क्या होता है, इंट्रोड्यूस एडिशनल लीकेज रिएक्टेंस। जैसे हमने देखा था कि एडिशनल लीकेज रिएक्टेंस हो सकता है उसमें जो है वो पैरेलल तो होते हैं एक्सियल, लेकिन आपको थ्री डी में अगर आप देखिए तो किसी एक में कम होता है, किसी एक में ज्यादा होता है। तो अलाइनमेंट, फ्लक्स का अलाइनमेंट, तो उससे लीकेज रिएक्टेंस बढ़ जाता है। और इल्यूमिनेट स्लॉट हार्मोनिक्स दोनों को इल्यूमिनेट करता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इन a थ्री फेज इंडक्शन मोटर द रिजल्टेंट फ्लक्स इज ऑफ ए कांस्टेंट नेचर एंड इज, तो क्या होता है 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन एनी फेज। अभी देखिए इसको डिटेल में समझिएगा। ये जो फेजर डायग्राम है इसमें हमने 3 एमएमएफ को ड्रॉ किया है। अगर हम 3 एक्सिस ए बी सी ले तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में, देखिए हम लोग स्टेटर को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग रहता है, उसमें 3 फेज होते हैं ए बी सी, जो कि 120 डिग्री आपस में अपार्ट होते हैं। ये देखिए ये तीनों जो फेज है आपस में 120 डिग्री अपार्ट है, वो बैलेंस होते हैं। उस पर हम लोग थ्री फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं, तो उससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है तो उसके तीनों फेज को हम लोग अभी आगे के पिक्चर में देखेंगे। तो उन तीनों फेजों में जो एमएमएफ डेवलप होता है उसको हम लोग कोरस्पॉन्डिंग, अगर हम लोग लिख ले कि एफ ए, अगर फेज ए में एमएमएफ ए डेवलप हुआ उसको हम लोग एफ मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी के फंक्शन में ले सकते हैं। अच्छा, फेज टू यहाँ पर जो दिखा रहा है, ये जो लाइन है फेज टू की, ये लाइन फेज टू की, ये इससे 120 डिग्री कम है फेज वन से। तो इसका मतलब है क्या कि एफ बी जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120, और एफ फेज सी है उससे जो है 120 डिग्री और पीछे है, तो उसको हम लोग फेजर में प्लस में लिखते हैं। आप रिजल्टेंट कीजिएगा तो प्लस होगा, साइन ओमेगा टी प्लस 120। ठीक है, ये हमारा तीनों एमएमएफ का, एक तीनों फेज में तीनों एमएमएफ का इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। ये देखिए ये तीनों फेज का एमएमएफ का इक्वेशन हुआ। अब हम सपोज कंसिडर करते हैं कि ये हमारा जो स्टेटर फ्रेम है यहाँ पर, उसमें 2 कंडक्टर है ए और ए डैश। ठीक है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो डॉट है, यानी कि वो पेज से ऊपर है, और इसमें क्रॉस है, पेज से नीचे है। अगर इसको हम लोग डॉट का क्रॉस कन्वेंशन से ले और इसको एक साइक्लिक माने 3D में, तो आप देखिएगा अगर ये यहाँ से इमर्ज हो रहा है और इसमें इंटर कर रहा है, तो उसमें जो एमएमएफ की डायरेक्शन है एफ ए की, वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ठीक, तो एमएमएफ की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी आप देखिए पहले इक्वेशन में जो हमने देखा था इसके पहले वाले पिक्चर में, तो उस पॉइंट पे देखिए क्या हो रहा है कि एफ ए यहाँ पर है। ठीक है, तो एफ बी और एफ सी का स्टेटस क्या है, तो एफ ए अगर मैक्सिमम है 90 डिग्री पे, ठीक है, एफ ए जो है हमने क्या लिखा था, एफ एम इंटू साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी मैक्सिमम कब होगा, पाई/2 पे, तो इसका मतलब उस कंडीशन में एफ बी क्या होगा, उस कंडीशन में एफ बी होगा एफ एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी पाई/2 माइनस 120 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा एफ एम इंटू साइन ऑफ
-30, साइन का -30 माइनस बाहर निकलेगा, ये निकलेगा Fm/2, यानी कि उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो Fm से हाफ होगी और वो नेगेटिव में होगी। तो देखिए इसको कंडक्टर को भी नेगेटिव में लिखा गया। देखिए ये जो हमारा नॉर्मल हमने कन्वेंशन क्या माना था कि ए से डॉट यानी ए से इमर्ज होगी और ए डैश में क्रॉस करेगी यानी ए डैश में इंटर करेगी, तो उसका डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में माना था। ठीक है, यहाँ पर उसके हिसाब से कन्वेंशन के हिसाब से बी में डॉट होना चाहिए और बी डैश में क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि हमारा नॉर्मल कन्वेंशन में है क्या कि ए में डॉट है और ए डैश में क्रॉस है, तो उसके हिसाब से बी में डॉट होना चाहिए, बी डैश में क्रॉस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्शन को माइनस में लिया क्योंकि एमएमएफ जो है माइनस में आया है, तो बी क्रॉस हुआ और ये हुआ डॉट, तो ये हो गया डॉट और ये होगा क्रॉस। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें अब जो डायरेक्शन होगा एफ बी का यहाँ होगा निगेटिव में, एक्चुअली में बी में डॉट और बी डैश में क्रॉस होने से वो डायरेक्शन इधर होता है, लेकिन सिंस यहाँ पर निगेटिव में मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया एफ बी और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा Fm/2। ठीक, ये एक फेज में हुआ। सिमिलरली अब हम लोग इसको एफसी में निकालते हैं, तो एफसी में हम लोग ने क्या दिखा था, क्या है Fm इंटू साइन ऑफ π/2 प्लस 120 होगा, क्योंकि एफ ए जो है मैक्सिमम π/2 में था, तो उस इंस्टेंस पे एफ सी क्या होगा, तो उस इंस्टेंस पे एफ सी का जो वैल्यू आएगा वो भी आएगा -Fm/2। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसमें भी आप देखिए सी में डॉट होना चाहिए, तो यहाँ पर सी में क्रॉस है और सी डैश में डॉट है, इसका मतलब इसका भी डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक्चुअल में उसका डायरेक्शन सी का किस तरह से होना चाहिए, इधर होना चाहिए। जब सी में डॉट होगा और सी डैश में क्रॉस होगा तो इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, लेकिन अब ये इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इसका अपोजिट में होगा, यानी इसका डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, है ना। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि एफ सी यहाँ आ जाएगा -Fm/2। तो अब ये देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड भी Fm/2 है, सी के अक्रॉस यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड Fm/2 है। अब देखिए इसका दो कंपोनेंट है फ्रेंड्स, एक कंपोनेंट इसको अगर हम दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़े, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है एफ ए का एफ बी का, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है एफ सी का, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है, और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, एफ बी इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। एफ बी का मैग्नीट्यूड क्या है, Fm/2 इंटू कॉस ऑफ 60। अच्छा, मैग्नीट्यूड में अभी माइनस को हटा देते हैं, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 यानी Fm/4। ठीक है, उसके बाद एफ सी के लिए क्या हो जाएगा, ये एफ सी का जो मैग्नीट्यूड है एफ सी इंटू कॉस ऑफ 60, वो भी हो जाएगा Fm/4। ठीक है, तो अब Fm/4 और Fm/4 दोनों डायरेक्शन यहाँ पर ऐड होंगे, तो Fm/4 हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा Fm/2। ठीक है, प्लस ये जो हमारा एफ ए है वो एफ ए क्या था, Fm था। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो क्या आएगा 3Fm/2, यानी कि नेट जो हमारा रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड आया वो 3Fm/2 है, जो कि कांस्टेंट है। इसको हम लोग अगले फेज में भी हम लोग इसी तरह से रिपीट कर सकते हैं कि अभी देखिए एफ बी कहाँ पर मैग्नीट्यूड पे मैक्सिमम होगा उसको हम लोग लेंगे रेफरेंस में, फिर ए के साथ निकालेंगे, सिमिलरली उसी तरह सी से किसी के साथ निकालेंगे। तो आप इसको करस्पॉन्डिंगली अगर निकालते जाइएगा तो हर बार वो जो मैग्नीट्यूड है 3/2 Fm आएगा। ठीक है, किस किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होता है। तो पहले हमने एफ ए का निकाला था मैक्सिमम, तो अब हम लोग निकालेंगे एफ बी जब कब मैक्सिमम हुआ उसी केस में हम लोग को निकालना होगा, है ना। तो देखिए, तो दूसरा केस अगर हम एफ बी ले ले तो वो हो जाएगा Fm, हमने क्या लिखा था, साइन ऑफ ω/t -120। अब देखिए एफ बी जो मैक्सिमम कब होगा, जब ये ω/t -120 π/2 हो, यानी कि ω/t -120 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ω/t इज इक्वल टू 210 डिग्री। अब हम लोग ω2 को 210 अगर इसमें रखें तो ये एफ बी Fm आएगा, लेकिन एफ ए का वैल्यू अलग हो जाएगा 210 डिग्री रखने पे। तो एफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ए का वैल्यू हो जाएगा Fm इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री 210 डिग्री। तो 210 डिग्री का वैल्यू सिमिलरली Fm/2 आएगा, तो उसमें फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग करके निकाल सकते हैं वैल्यूज क्या क्या आएंगे। अगर रेफरेंस को एक लिया जाए तो उसके केस में वैल्यूज क्या क्या आएंगे उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उससे आप निकाल दिएगा तो हर बार जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हैं कि किस तरह से मैग्नीट्यूड आएगा उसका। तो इस हर एक के केस में जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा 3/2 Fm। और सिंस देखिए तीनों डायग्राम में आप देखिए, पहले Fm का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में था, फिर लेटर इधर आया, फिर ये इधर आया, इसका मतलब है कि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये भी बताता है कि जो स्टेटर में जो हम लोग थ्री फेज सप्लाई डालते हैं वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ
तो किसके लिए जैसे सिमिलर होता है, ट्रांसफॉर्मर विद शॉर्टेड सेकेंडरी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर विद शॉर्टेड सेकेंडरी, हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मर के एक्शन के सिमिलर होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, कि इसमें हम सप्लाई डालते हैं प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में हमको आउटपुट निकलता है और दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्लक्स डेवलप होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो ट्रांसफॉर्मर के केस में भी यही होता है, तो ट्रांसफॉर्मर विद शॉर्टेड सेकेंडरी के जैसा ये ट्रीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटर ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ स्टेटर रोटेटिंग फील्ड, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है लेंज लॉ का। देखिए लेंज लॉ क्या करता है, लेंज लॉ ये कहता है कि जिस काउच से मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ सेकेंडरी सर्किट में, वो उस प्राइमरी के काउच को वो अपोज करता है, ठीक है। अगर जो ट्रांसफार्मर केस में हमने देखा था कि प्राइमरी में जो वोल्टेज डालते हैं तो उसमें अगर फ्लक्स डेवलप होता है तो फ्लक्स जो है वोल्टेज को ही अपोज करता है, अप्लाइड वोल्टेज को, यानी काउच को ही अपोज करता है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि जब हम उसके स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जो कि एयर गैप में रोटेट करता है रोटर के, तो रोटर के कंडक्टर्स को वो कट करता है। अब रोटर के कंडक्टर को कट करता है तो रोटर का जो हम लोग जो रोटर होता है उसको हम लोग इंड रिंग से शॉर्ट करते हैं, तो उसमें ईएमएफ डेवलप होता है और जो शॉर्टिंग किया हुआ उसके चलते उसको करंट फ्लो का पाथ मिलता है, तो रोटर में करंट डेवलप होता है। अब रोटर का जो करंट है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट, वो एक फ्लक्स डेवलप करता है, वो फ्लक्स और स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स आपस में लिंक हो जाता है। और आपको पता है कि अगर कोई करंट कैरी कंडक्टर है उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, रोटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि रोटेशनल फोर्स के चलते वो मूवमेंट शुरू करता है। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जिस काउच से यानी स्टेटर के थ्री फेज सप्लाई से या और स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से ये रोटेशन डेवलप हुआ है, वो उसी को अपोज करना चाहता है, तो उसको अपोज करने के लिए वो क्या करेगा, उसको कैच करना चाहेगा उसकी स्पीड को। जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है आपको पता है कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है 120 F/p, इसको वो कैच करने की कोशिश करेगा, ऑल्दो ये कभी वो कैच नहीं कर पाता है नॉर्मल इंडक्शन मोटर के केस में, जब तक हम लोग उसको प्राइम मूवर लगा के उसके स्पीड को उस तक हम लोग जनरेटिंग एक्शन नहीं देते तब तक वो कैच नहीं कर पाता है। तो उसको अपोज करना चाहेगा, उसके लिए क्या करना चाहेगा, उसके और अपने के बीच के जो डिस्टेंस है, रोटर का जो स्पीड है और रोटर का स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, रोटरी मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच में जो स्पीड है उसको वो कम करना चाहेगा, ठीक है। तो उसी के लिए उसको अपचेस करना चाहेगा, तो ये जो है पर्टिकुलर चीज वो लेंज लॉ के फिनोमेना के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द स्टेटर फील्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिलेटिव स्पीड, जैसा मैंने कहा था, रोटेटिंग स्टेटर फील्ड एंड स्टेशनरी रोटर कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने स्पीड से रोटेट करता है, 120 F/p, और जो रोटर का जो फ्लक्स होता है वो भी 120 F/p से रोटेट करता है। तो दोनों का जो रोटर फ्लक्स है वो दोनों रोटर फ्लक्स इसी स्पीड से रोटेट करते हैं, ठीक है। रोटर का जो स्पीड होता है वो कम होता है, लेकिन रोटर का जो फ्लक्स होता है उसका स्पीड स्टेटर फ्लक्स के इक्वल होता है, दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना होता है, जीरो होता है। आप क्लियरली याद रखिएगा, रोटर फ्लक्स से यहाँ पूछा है, रोटर कंडक्टर्स का स्पीड या रोटर के स्ट्रक्चर का स्पीड नहीं पूछ रहा है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटर फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ इन द रोटर बार्स, स्टेटर फ्लक्स इंड्यूस करता है ईएमएफ इन रोटर बार, तो किसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, वो मैग्नीट्यूड करता है लोड ऑफ द मोटर, यानी मोटर के लोड पे डिपेंड करता है। देखिए मैं आपको फॉर्मूला कुछ बताता हूँ, देखिए जो जनरेटेड टॉर्क होता है वो होता है एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ एस। ये एयर गैप पावर क्या होता है कि जो रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप होता है उसमें कितना पावर डेवलप होता है, ठीक है। इसमें फर्दर रोटर के लॉसेस को रिड्यूस करने से हमें यूजफुल टॉर्क मिलता है, यूजफुल पावर मिलता है, लेकिन उसके पहले हमें जो ग्रॉस पावर डेवलप है वो पीजी बाय ओमेगा एस होता है, ठीक है। अभी थ्री फेज का सर्किट अगर लिया जाए तो इसको ये पर फेज होता है, ठीक है। अगर थ्री फेज का सर्किट लिया जाए तो इसको लिख सकते हैं 3 ओमेगा एस इंटू एयर गैप पावर को हम लोग लिखते हैं रोटर में इंड्यूस ईएमएफ इंटू रोटर करंट इंटू कॉस ऑफ थीटा 2। ये थीटा 2 होता है कि रोटर का जो सर्किट होता है उसमें लीकेज रिएक्टेंस और रोटर का रेजिस्टेंस, उसका सर्किट होता है एक्स और आर का। और आपको पता है कि जो पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा वो होता है आर बाई जेड, अगर हम आर और एल सर्किट को लें, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके केस में हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, एक्स और रेजिस्टेंस होता है आर डिवाइडेड बाय एस, यानी कि स्लिप, ये होता है ई, ठीक है। सिंस क्यों ये स्लिप क्यों आता है, क्योंकि इनिशियली सर्किट में हमें एस ऑफ एक्स होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो इसमें स्लिप फ्रीक्वेंसी एस ऑफ एफ होती है।
तो उसको हम लोग एस से डिवाइड करके हम लोग ये सर्किट निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। अब आगे अगर इस इक्वेशन को हम लोग डिराइव करें तो वो जो इक्वेशन है, वो पर्टिकुलर इक्वेशन जो जनरेटेड टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस इंटू E2 इंटू I2 हमने कहा था, तो I2 को हम लिख सकते हैं E2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट R बाई एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 2 को हम लोगों ने क्या लिखा था, R डिवाइडेड बाय अंडर रूट R बाई एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिराइव करें फर्दर तो वो क्या आएगा, जनरेटेड टॉर्क आएगा, वो आएगा 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस इंटू ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय आर बाई एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए अगर कांस्टेंट स्लिप की बात किया जाए तो ये जो कांस्टेंट स्लिप है वो स्लिप कांस्टेंट रहने से ये सारे पैरामीटर्स तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं। तो हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं कि जनरेटेड टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई स्क्वायर के, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है किस पे डिपेंड करेगा, स्टेटर फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर बार्स किस पे डिपेंड करेगा, टी पे, यानी कि हमारा लोड ऑफ द मोटर पे जितना लोड बढ़ेगा यानी कि जनरेटेड टॉर्क जो है उस पर जितना लोड बढ़ेगा उसके हिसाब से ई चेंज होगा, उसके हिसाब से वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, है ना। तो इसका मतलब है क्या कि मैग्नीट्यूड डिपेंडिंग अपॉन द लोड ऑफ द मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटर सर्किट ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन इज, रोटर सर्किट में इंडक्शन मोटर जो है उस ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर क्या होता है, तो रोटर सर्किट ऑलवेज क्या होता है, क्लोज होता है। क्योंकि आप क्यों होगा, तो दोस्तों देखिए अगर रोटर जो कंडक्टर्स है उसको इंड रिंग्स के थ्रू हम शॉर्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा कि इस पे जो स्टेटर की जो एमएमएफ जो फ्लो होगी, जो स्टेटर का जो फ्लक्स अगर जाएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर कट करेगी तो इसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, लेकिन ये सिंस सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इसके थ्रू क्लोज पाथ नहीं है तो उसको करंट नहीं मिल पाएगा। जैसे ही जस्ट इसको इमेजिन कीजिए कि अगर किसी भी 2 वायर 3 वायर में अगर आप सप्लाई डालते हैं लेकिन उसके तीनों टर्मिनल्स को आप ओपन रखते हैं तो इन तीनों में वोल्टेज तो डेवलप होगा, लेकिन इसको क्लोज सर्किट चाहिए जिससे कि वो करंट फ्लो करे। जैसे मोटर लगा देते तो उसको क्लोज सर्किट मिलती है तो उससे वो करंट फ्लो करता है और वो सर्किट कंप्लीट होती है। तो सिमिलरली इसमें भी वही है। तो ये ओपन रहने से क्या होगा ईएमएफ तो इंड्यूस होगी लेकिन वो रोटेट नहीं होगा। तो इसका मतलब इसलिए हम लोग ऑलवेज इसके सर्किट को हम लोग क्लोज रखते हैं, तो ऑलवेज क्लोज रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 फेज इंडक्शन मोटर विद रोटर सर्किट ओपन विल नॉट रन। जैसे मैंने आपको बताया कि अब उसमें करंट ही फ्लो नहीं होगी, तो जब शॉर्ट ओपन करके रखा है इसमें करंट फ्लो नहीं होगी तो किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो करंट ही नहीं होगा तो उसमें टॉर्क नहीं डेवलप होगा। क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है उसमें करंट फ्लो करता है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड डाली जाती है तब वो टॉर्क जनरेट करता है। तो अगर वो करंट ही फ्लो नहीं होगा तो उसमें टॉर्क जनरेट नहीं होगा, बस ईएमएफ जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर में तो डेवलप होगा, वो रोटर को बस कट करता रहेगा और रोटर कहीं भी नहीं जाएगा, वो वहीं पर रहेगा, ओनली वो कट होता रहेगा ईएमएफ। तो ये क्या होगा, रन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।